तो लगातार जो मतदाता हैं वो अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंच रहे हैं और तस्वीरें इंडिया न्यूज़ हरियाणा आप तक लगातार पहुंचा रहा है। अपडेट्स जो निकलकर सामने आ रही हैं चुनाव को लेकर वो भी लगातार हम आप तक पहुंचाते रहे हैं कि किस तरीके से मतदान करने के लिए लोग अपने घर से बाहर निकल रहे हैं और मतदान प्रतिशत किस तरीके से सामने आ रहे हैं। फतेहाबाद में 46.5% मतदान हुआ है, कैथल में 37.6% और जिंद में भी 34.6% मतदान हुआ है। झज्जर में करीब 26% मतदान दर्ज किया गया है। पलवल में 35% मतदान दर्ज किया गया है। तो लगातार आंकड़े थोड़े स्वस्थ होते इस वक्त नजर आ रहे हैं। लोग अपने घरों से बाहर निकलना शुरू हुए हैं और लगातार जानकारों का कहना था कि जैसे दिन चढ़ेगा वैसे वैसे लोग अपने घर से बाहर निकलना शुरू होंगे, क्योंकि आज का दिन रविवार का है और लोग जाहिर तौर पर दिन की शुरुआत देर से ही करते हैं। और अब जिस तरीके से शहर की सरकार चुनने के लिए लोग अपने घरों से निकल रहे हैं, तो वहीं पार्टियों के द्वारा, पक्ष विपक्ष के द्वारा दावे जो हैं वो तमाम किए गए थे। इन्हीं दावों को लेकर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हैं, उनका परिचय आपसे करवा दूं मैं। हमारे साथ प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान जी जुड़े हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं आप। हमारे साथ ललित अरोड़ा जी जुड़े हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। और हमारे साथ नरेश शर्मा जी जुड़े हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। आप तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है इस चर्चा में। और चर्चा की शुरुआत मैं सत्ता पक्ष से करना चाहूंगा। वीरेंद्र जी, जिस तरीके से लगातार दावे आप लोगों के द्वारा तमाम किए गए, ट्रिपल इंजन की सरकार की बात आप लोग कह रहे हैं, क्या 100 दिन की सरकार का लेखा जोखा जिस तरीके से आप लोगों के बीच रख रहे हैं, जनता के बीच रख रहे हैं, उसके आधार पर वोट मिलते आप लोगों को नजर आएंगे? देखिए, इसको इस रूप में देखना चाहिए कि ये केवल 100 दिन के लेखे जोखे के आधार पर मतदान नहीं हो रहा। निश्चित तौर पर 100 दिन में जो हमने अपने संकल्प पत्र के 1.5 दर्जन वादों को पूरा कर दिया, 1 दर्जन के करीब वो बिल्कुल पाइपलाइन में हैं, किसी भी क्षण उनकी पूरी होने की प्रक्रिया वो संपन्न हो सकती है। ये केवल उन वादों पर मोहर नहीं लगने जा रही, अपितु पिछले 10-11 वर्षों में हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने जो सुशासन दिया है उसका ही एक तरह से उस पर तीसरी मोहर आप इसे कहेंगे। हम ट्रिपल इंजन की सरकार कह रहे हैं, हम इसे तेसर की सरकार कह रहे हैं, हम इसे भारतीय जनता पार्टी के प्रति बारंबार अभिव्यक्त किए जाने वाले विश्वास की संज्ञा दे रहे हैं। हमारे विपक्षियों ने हम पर ढेर सारे सवाल पहले दिन से आज तक उठाए हैं। इनके प्रत्येक सवाल का हमने जनता के दरबार में जाकर जवाब दिया है और हरियाणा की जनता ने प्रतिपक्षियों के सवालों को, इनके मुद्दों को लगातार नकारा है। केंद्र में हाल ही में तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कमल खिला। हरियाणा की विधानसभा की जब बात आई तो प्रतिपक्षियों के तमाम अति उत्साह को जनता ने तार तार कर दिया और भारतीय जनता पार्टी के प्रति तीसरी बार विश्वास व्यक्त किया। नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में तीसरी बार कमल खिला। और अब क्योंकि स्थानीय सरकारों के चयन का समय है, अर्बन जो हमारी लोकल बॉडीज हैं उनके चुनाव हो रहे हैं, हम मेयर बनाने जा रहे हैं, हम पालिकाओं के परिषदों के अध्यक्ष या पार्षद चुनने जा रहे हैं, तो हरियाणा की जनता एक बार फिर से कमल के प्रति, भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास जताएगी। हमको इस बात का भरोसा है। देखिए, अभी आपकी रिपोर्ट में मैं देख रहा था, कोई नागरिक सिरसा के कह रहे थे कोई पाइपलाइन नहीं डली, कहीं किसी की कोई सड़क की गली की छोटी समस्या हो सकती है। मैं एक बात कहता हूं कि छोटी बड़ी, मैं केवल ये नहीं कह रहा कि केवल छोटी समस्याएं, कुछ बड़ी समस्याएं भी हो सकती हैं। छोटी हो या बड़ी हो, समस्याएं हो सकती हैं, परंतु हरियाणा की जनता को आशा भी भाजपा से है, उम्मीद भी भाजपा से है और विश्वास भी ये है कि भारतीय जनता पार्टी ही इन समस्याओं का समाधान करने में सक्षम है। इस विश्वास का जो आधार है वो क्या है? इस विश्वास का आधार हमारा पिछले 10-11 साल का जो कार्यकाल है, उसमें जो हमारी कार्यशैली है, हमारी परफॉर्मेंस है, हमने अपने किए हुए कार्यों को कहे हुए कार्यों को करके दिखाया है। बिल्कुल बिल्कुल वीरेंद्र जी, आप जिस तरीके से दावे आप कर रहे हैं, मैं वापस लौटूंगा। दावे नहीं, मुझे बस एक वाक्य कहने दीजिए। मैं ये कह रहा हूं, हम केवल दावे नहीं कर रहे, हमने जो कहा वो कर दिया। हमने कहा पारदर्शिता से, ईमानदारी से मेरिट पर नौकरी देंगे, तो हमने 2.25 लाख लोगों को नौकरियां दी। हमने कहा गांव-गांव में 24 घंटे बिजली देंगे। बात आ गई आपकी कि जो कहा वो किया, जो कहा वो किया, ये कहा जा रहा है आपके द्वारा। मैं ललित अरोड़ा जी का रुख करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं इंट्रोड्यूस करवा दूं, ओंकार सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, इनेलो के प्रवक्ता हैं। ओंकार जी, बहुत स्वागत है आपका भी इस चर्चा में। ललित जी, मैं आपका रुख करूंगा।
दावों को सुन रहे थे आप वीरेंद्र जी, आपके साथ ही बीजेपी प्रवक्ता किस तरीके से दावे कर रहे थे कि जो कहा गया वो किया गया, उसी के आधार पर तीसरी बार बीजेपी की सरकार रिपीट हुई है, चाहे केंद्र में चाहे राज्य में। दूसरी ओर ललित जी, बात मैं कांग्रेस के जनाधार को लेकर करना चाहूंगा कि शहर की सरकार चुनी जा रही है, किस तरीके से आप देखते हैं मजबूत स्थिति में इस वक्त नजर आ रही है कांग्रेस? देखिए, लोगों ने जो वोट देना है ना, जी और इस आधार पर देना है कि जो सत्तारूढ़ दल है, इनका गवर्नेंस, इनका शासन, इनका विकास की गति क्या थी। इसके अलावा कोई मुद्दा है तो आप मुझे बता दीजिए। जी ओ हम कोई कुछ भी कहता रहे कि हमने धरती से ऊपर गए थे, वहां से चांद सितारे तोड़ लाए, सीढ़ी इनके पास है नहीं है, तो वैसा कुछ नहीं है। मेरे को ये बताइए, अभी सुबह से मैं कम से कम 10-12 चैनल्स देख भी रहा हूँ, और उनके जहां लोगों के इंटरव्यूज हैं वो बड़े मजेदार आ रहे हैं। जी ज्यादातर लोगों ने ये बोला कि किसी के यहाँ जल की निकासी की समस्या है, कहीं सड़कें टूटी हुई हैं, गृहिणियां कहती हैं कि बाहर निकलो सीवरेज की बदबू आती है, सड़कें टूटी हुई हैं, पानी की और जल भराव की समस्या हो जाती है, बरसात में कचरा प्रबंधन पे बात होती है। मतलब कहने का है कि जो रोजमर्रा की जिंदगी में जो हमारे मुख्य वर्ग है, कौन है? युवा है, महिलाएं हैं, गृहिणियां हैं, छात्र हैं, छात्राएं हैं, और जो कर्मचारी लोग हैं या बिजनेसमैन हैं, किसान हैं। कोई ऐसा वर्ग, ट्रेडिशनली इनको ये कहते हैं कि हमारा व्यापारी वर्ग हमारे साथ है, लेकिन इस बार व्यापारी वर्ग के भी बहुत से लोगों को मैंने ये कहते सुना है, उनसे बात हुई है, वो कहते हैं कि विकास जो है वो नहीं, जिस डरे से ये कह रहे थे वो नहीं हो पाया है, और जो है ये समस्याएं मुंह बाए खड़ी हैं। आप देख लीजिए, इवन बड़े शहरों में भी जहां इतना बड़ा बजट आता है, आप देखेंगे कि आपके फरीदाबाद में, आपके गुड़गांव में, आपके एनसीआर के और शहरों में, सोनीपत में, ये समस्या काफी हद तक है। अब इसके अलावा ये जो मैकेनिकल स्वीपिंग मशीन है, ये एक पर्टिकुलर एरिया में ही करती है सफाई, यानी जहां पॉश एरिया है वहीं करती हैं। अगर आप अंदरूनी शहर की या वर्ल्ड सिटी की गलियां देखने चले जाएंगे तो आपको समझ आ जाएगी कितनी स्मेल वहां आती है, खड़ा होना मुश्किल हो जाता है। अभी सभी पालिकाओं में हेल्पलाइन नंबर चलाए गए थे कि आपको कोई सुविधा नहीं मिल रही, आप कॉल करेंगे, आपको गाइड किया जाएगा। वो है ही नहीं, काम ही नहीं कर रहे। स्वीपिंग मशीन कहीं दिख नहीं रही। 556 सामुदायिक रसोइयां थी, समझ नहीं आ रही वो रसोइयां कहां बनाई थी, क्या हुआ। राष्ट्रीय परियोजना जो है ना आपकी स्मार्ट सिटी वाली, इसमें फरीदाबाद को आए थे 930 करोड़ रुपए, और करनाल यहाँ पे आए थे कोई 1053 करोड़ रुपए। तो मैं ये समझ नहीं पाया, ये सारी योजनाएं जो वो पाइपलाइन में कहते हैं, ये लोग वर्ड एक बड़ा बढ़िया यूज करते हैं, 31/12/23 तक पूरी होनी थी, अभी भी इनकी 50% योजनाएं लंबित है। अच्छा, फिर स्पेशल पर्पस व्हीकल इन्होंने स्मार्ट सिटी में लगाने थे, पता ही नहीं 392 करोड़ का बजट, एक जगह था 588 करोड़ का, एक जगह था। ये अमृत योजना है, उसका डाटा नहीं पता लगा। अभी हमारे भाई नौकरियों की बात कर रहे थे, 24,000 नौकरियां को इन्होंने 4 महीने में 25,000 बना दिया। उन 24,000 नौकरियों में से कितने लोगों को कौन से विभाग में नौकरी दी, इनके सभी प्रवक्ताओं से पूछ चुका हूं, कोई नहीं बताता। मैंने ये भी पूछा कि कितने लोगों को आपने निकाल दिया है, मेरे पास जो आंकड़ा है वो 9,500 का है। तो फिर ये नेट नौकरियां कितनी बची, इस बारे में बात नहीं करते। स्वच्छता सर्वेक्षण होता है हमारे, जो 100 शहरों में हमारे शहरों का नंबर 95, 96, 98, 63 क्यों आता है, ये भी तो जानना है ना। दूषित परिवेशी वायु गुणवत्ता है, अब उसके बारे में आप कुछ नहीं कर सकते। दिल्ली की बात करते हो कि दिल्ली में है हमारी वजह से, अपने यहाँ किसकी वजह से, यही बता दो। काउंटिंग कोड का पता नहीं कब शुरू होगा, टोल प्लाजा के पास वॉशरूम बनने थे 2-4 जगह के अलावा, बने नहीं है। फिर आईसीसी जो इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर्स है, उसके बारे में नहीं पता। 7,000 टेलीविजन सीसी कैमरा लगने थे। मतलब ललित जी, कुल मिलाकर बात अगर देखी जाए तो वादा खिलाफी की बात आप कर रहे हैं कि वादा किया गया लेकिन पूरा नहीं किया गया। वीरेंद्र जी, आऊंगा मैं एक रिएक्शन पहले और मेहमानों से ले लूं, मैं लौट के मैं आपके पास ही आऊंगा जवाब लेने के लिए। ओंकार जी, मैं आपका रुख करूंगा, इनेलो की क्या स्थिति आप इस वक्त देखते हैं, जहां चुनाव इस वक्त जारी है, शहर की सरकार इस वक्त प्रदेश की जनता चुन रही है? देखिए, हमने कई सिंबल पर और कई आजाद प्रत्याशियों को जो साफ छवि के, स्वच्छ छवि के हैं, उनको हमने समर्थन किया है। जमीनी लेवल पर हमारे कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, मैं खुद भी काम कर रहा हूं, और हमारी पोजीशन बहुत अच्छी है, जनता का विश्वास हमें हासिल हो रहा है। जहां तक बीजेपी की बात है, बार बार एक बात कहते हैं, ट्रिपल इंजन की सरकार कहते हैं, पिछले 10 साल से भी ट्रिपल इंजन की सरकार है। फिर ये जो वायदों की बात करते हैं,
दर्जनों वायदों की बात करते हैं, एक दो की तो बात ही नहीं करते। आज किसान सड़कों पर अभी भी बैठा हुआ है, उसके बारे में कुछ नहीं बोलते। जब किसान की बात करते हैं तो मुंह में दही जम जाता है। आज किसी भी नगर पालिका, नगर निकाय विभाग में, नगर निगम में, किसी में चले जाइए, जी भ्रष्टाचार का इतना बोलबाला है, बिना भ्रष्टाचार के पत्ता भी नहीं हिलता वहां पे। कोई छोटे से छोटा काम ले लो, परिवार पहचान पत्र, प्रॉपर्टी आईडी दुरुस्त कराने का काम ले लो, इससे छोटा काम तो नहीं हो सकता। पार्ट आईडी से छोटा काम तो नहीं हो सकता। जी उसके लिए भी 10,000 रुपए से लेकर 20,000 रुपए तक देने पड़ते हैं। और बिना खर्ची पर्ची की कहने वाली नौकरियां, जी कौन सी नौकरी दी इन्होंने? जी एक व्हाइट पेपर तो जारी कर दें, किस किस डिपार्टमेंट में कितने लोगों की भर्ती की। पिछले 10 साल से, 11 साल से इनकी सरकार है, कितने लोग रिटायर हुए? मैं तो हमेशा पूछता हूं, रिटायरमेंट कितनी हुई? चुनाव से पहले, विधानसभा के चुनाव से पहले 2,09,600 पद खाली थे। कहां है वो पद? क्यों नहीं भरे जा रहे? सिर्फ कौशल रोजगार निगम से युवाओं को धक्का किया जा रहा है, उनसे उनको बर्बाद किया जा रहा है, युवाओं को 1-1 साल की एक्सटेंशन। और उसके बाद जब वो बेचारे बुजुर्ग हो जाएंगे, नौकरी देख के, सरकारी नौकरी देख के उनकी शादी हो जाएगी, बाद में पता लगेगा तनख्वाह कितनी आती है, 12,000, 15,000, बस इतनी तनख्वाह आती है। जी बहुत बुरे हालात हैं। और जहां तक इस नगर निकाय के चुनाव का सवाल है, जी इस चुनाव में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया जा रहा है। मैं खुद गवाह बैठा हूं। जी अभी मैंने यहाँ के ऑब्जर्वर को बोला कि सरकारी मशीनरी का, सरकारी गाड़ियों का प्रयोग किया जा रहा जी है, उन्होंने खुद रुकवाई। अब ये बहुत अजीब बात है। ये बीजेपी सरकार जो है, क्योंकि यहाँ हरियाणा में इलेक्शन कमीशन नाम की चिड़िया है ही नहीं। जी इलेक्शन कमीशन पहले तोता हुआ करता था, अब तो है ही नहीं, वो इनकी जेब में है। इलेक्शन कमीशन की तो इतनी पावर है, अपनी इच्छा से वो चुनाव नहीं करा सकता। और इलेक्शन कमीशन की पावर इतनी है, जब उत्तरांचल में बैलेट पेपर पर चुनाव हो सकता है तो हरियाणा पे क्यों नहीं हो सकता? जी वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं ये, लेकिन स्थानीय निकाय 2 चरणों में हो रहे हैं। जी सोचने की बात है। पूरे भारत में एक चुनाव करने की बात करते हैं, वन नेशन वन इलेक्शन। पानीपत का चुनाव 9 तारीख को हो रहा जी, है। बताइए, इनसे ये तो पूछ लीजिए ठीक है। कि सारे हरियाणा के चुनाव 9 तारीख को करा देते, क्या दिक्कत थी? क्या कोई बीमारी थी इनको? और या फिर पानीपत का चुनाव भी 2 तारीख को करा देते, क्या बीमारी है इनको? जी। ये बीमारी इनकी, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्होंने सेटिंग करनी है, कहीं ना जी, कहीं ठीक है। अरेंजमेंट करना है, जनता ठीक का है, विश्वासघात ठीक है। करना है इन्होंने। आरोपों ये की बीमारी लिस्ट है लंबी इनको, है जिसका ओंकार जी, इलाज ठीक है। जनता ही आरोपों करेगी। की लिस्ट ओंकार जी लंबी है। एक रिएक्शन में इस बीच नरेश शर्मा जी से भी ले लूं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। नरेश जी, आम आदमी पार्टी को कहां पर स्टैंड करते हुए आप देख रहे हैं इस निकाय चुनाव में? क्योंकि अगर विधानसभा चुनाव को लेकर जिक्र किया जाए, पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ी थी आम आदमी पार्टी, और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से हरियाणा के दौरे इस वक्त कर रहे थे, उन्होंने एक बात जरूर कही थी जो मुझे याद है, जब चुनाव को हम लोग कवर कर रहे थे, एक बयान उनका बड़ा चर्चा में था। उन्होंने उस वक्त ये कहा था कि आम आदमी पार्टी की सरकार भले न बने प्रदेश में, लेकिन आम आदमी पार्टी के बिना भी सरकार नहीं बनेगी, यानी कि किंग मेकर की भूमिका में आम आदमी पार्टी रहेगी। लेकिन जो नतीजे निकलकर सामने आए वो हम सभी ने देखा। जी नमस्कार आपके दर्शकों को और सभी साथी पैनलिस्ट को भी। आपने कहा कि आम आदमी पार्टी के लिए, आम आदमी पार्टी बहुत मजबूती के साथ, और जो आपने विधानसभा की बात की, विधानसभा चुनाव के अंदर सबने देखा, पूरे प्रदेश ने देखा कि किस तरह से कांग्रेस और हमारा समन्वय नहीं बैठा था। नहीं तो आज सरकार हमारी होती, हम तो मिलकर सरकार बना रहे होते। और कहीं ना कहीं हम मानते हैं कि हमारी एक्सपेक्टेशन है, देखिए ऊपर नेता क्या सोचते हैं और नीचे हम लोग क्या सोचते हैं, वो बड़ा डिफरेंस है। कि हम कहीं ना कहीं, हमें भी लगता है कि जो नीचे जमीनी कार्यकर्ता था वो चाहता था, क्योंकि हमने लोकसभा के अंदर बहुत एक पॉजिटिव रिजल्ट दिया हरियाणा के अंदर, और हरियाणा के लोग चाहते थे कि बदलाव हो। लेकिन ऊपर के नेता पता नहीं अपनी राजनीति के लिए, मैं क्लियरली स्पष्ट बात कहता हूँ कि उन लोगों को कुछ समझ में नहीं आता या किस तरह की राजनीति करते हैं कहीं ना कहीं। क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी उस टाइम आपने देखा कि जेल के अंदर थे, जो नीचे के और भी जो लीडरशिप जिनके हाथ में ये कमान सौंपी गई या हरियाणा के कांग्रेस के लीडर थे, उन लोगों ने कहीं ना कहीं दोनों प्रदेश के अंदर, दिल्ली के अंदर भी यही हाल रहा और हरियाणा के अंदर, ये हमारी गलतियां है, मैं मानता हूं, एक्सेप्ट करता हूं। और कहीं ना कहीं इसकी पॉजिटिव राजनीति के लिए सबको साथ आना चाहिए। और मैं आज भी कहता हूं, नगर निगम चुनाव के अंदर भी अगर हम लोग आज मिलकर, ये मेरी पर्सनल व्यक्तिगत राय है कि अगर हम लोग लड़ रहे होते तो हमारे बहुत पॉजिटिव, भाजपा को हम सब जगह से, मेयर के लिए क्या, हर जगह पार्षद के चुनाव में भी है, इसको बाहर कर रहे थे हम। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए, चलो ये तो अब ऊपरी राजनीति है, हमारे मैनेजमेंट डिसाइड करती है क्या होना है। और अभी जो मुद्दे की बात करते हैं कि 400 करोड़ रुपए का घोटाला कम से कम फरीदाबाद के अंदर हुआ था। फरीदाबाद के अंदर इन लोगों ने प्राइवेट जेट से, जिस ठेकेदार को इन्होंने ठेके दिए थे, पहली बात तो पेमेंट उसको बिना काम के दे दी गई, आज तक उसकी जांच नहीं हो रही है। उसके अंदर मंत्री जी इन्वॉल्व थे, विधायक इन्वॉल्व थे, आज तक उसकी जांच का विषय पेंडिंग है। 400 करोड़ का घोटाला छोटा घोटाला नहीं था। उसके बाद में देखिए कि वही
नेता, उसके बाद में 3 IAS ऑफिसर जो वहां से नगर निगम के लिए कमिश्नर रहे, उनके नाम भी इन्वॉल्व हुए। हाईकोर्ट ने तलब भी किया, लेकिन हाईकोर्ट को ऊपर से और PI लगा दी गई कि हमारा कुछ लेना देना नहीं है। भाई आप थे, पूरी सरकार आपकी है, किसी और की नहीं है, ऊपर से लेके नीचे तक आप ही लोग हो, कोई और तो चेंज है नहीं वहां पे। ये घोटाले इनके हैं। फिर आ जाइए गुड़गांव के अंदर, बंदवाड़ी के अंदर देख लीजिए, बंदवाड़ी के टोल के मुद्दे के देख लीजिए, जहां वहां पे जो कूड़ा घर है उसके लिए खुद इनके मंत्री कहते हैं कि कितना बड़ा घोटाला हो गया। गुड़गांव के अंदर इनके मंत्री कहते हैं कि विकास कार्य नहीं हुए, घोटाले हो रहे हैं। ऐसे ही मैंने पिछली बार भी बहुत लिस्ट लंबी चौड़ी थी कि हर नगर निगम के अंदर, और ये कैसे वोट मांगने के लिए अधिकार जाते हैं। और देखिए इनके मंत्री खुद कहते हैं कि आप वोट दे या ना दे, सरकार हमारी बननी है, मेयर हमारा बनना है। भाई कितना कॉन्फिडेंस है। मतलब आपको लोकतंत्र तरीका कोई भी स्पष्ट है कि आप लोग चाहते हो कि किसी की राजनीति खत्म करने के लिए, दबाने के लिए आप किसी को ये कैसे कह सकते हो कि आप दो या मत दो तो भी हमारी सरकार बनेगी। ये तो इनकी ऐसी नीयत बन गई है कि फिर ये देखिए कि केंद्र के अंदर ये होते हैं तो कहते हैं कि अभी केंद्र के अंदर हमारी सरकार आ गई, फिर राज्य के अंदर क्या कहते हैं कि अगर राज्य में सरकार नहीं आई हमारी, तो जो है हम कोई भी बाकी लोग जो है जिसको जनता चुनना चाहती है उसके लिए भी ये एक नैरेटिव सेट कर देते हैं कि उसका काम नहीं होगा, वो आगे रोएगा। अरे यार, जनता जनार्दन उसको चुन के भेज रही है, जनता ने ही भेजा है उसको। अगर वो आता है तो उसके लिए माइंड जनता के बीच ये सेट कर देते हैं ये कि अगर हम उसको पैसा नहीं देंगे या हम उसका काम नहीं करेंगे। ये तो इनकी नीयत बन चुकी है। अब इस चुनाव में भी आइए, छोटे चुनाव के अंदर भी क्या है इनका। छोटे चुनाव में क्या कहते हैं, केंद्र में हम बैठे हैं, यहाँ भी हम बैठे हैं, 3 ट्रिपल इंजन की सरकार। कभी आपने देखा कार के अंदर कितना इंजन होता है? 1 इंजन होता है। ट्रेन के अंदर जरूर 2 लगाए जाते हैं क्योंकि लंबा रूट तय करना होता है, एक आगे और एक पीछे। इनका इंजन क्या होता है कि दोनों तरफ भाग रहा है, एक इधर भाग रहा है, एक उधर भाग रहा है। तीसरा इंजन लगाएंगे क्या? बीच में लगाएंगे क्या उस इंजन को, ताकि बीच में से अगर एक इंजन, तीनों इंजन एक साथ चला दिए जाए तो एक इंजन आधी तोड़ के ट्रेन भाग जाएगा, एक आधा भाग जाएगा, बीच वाला इंजन खड़ा रह जाएगा। तो ये बता दीजिए, मैं भाजपा से पूछना चाहता हूँ कि कौन सा इंजन इनका फेल हो गया। क्योंकि कभी भी देख लिए, मैं ये तो इंजन की बात कर रहा था, मोबाइल में भी देख लीजिए, प्रोसेसर, मल्टी प्रोसेसर आ चुके हैं आज के टाइम में, लेकिन प्रोसेसर एक ही टाइम में एक काम करता है। तो इनको ये स्पष्ट कर लीजिए कि इनका कौन सी इंजन काम कर रहा है या कौन सा प्रोसेसर काम कर रहा है। तो बाकी जो प्रोसेसर है या वो फेल हो गया या इंजन फेल हो गया, ठीक है, जमीन के ठीक है। नरेश जी, मतलब आरोपों की लिस्ट बड़ी लंबी है, ठीक है। और मैं देख रहा था वीरेंद्र जी, एक और बताता हूं, नगर निगम को हरियाणा के अंदर एक ही स्टेडियम है, इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, उसके अंदर 300 करोड़ रुपए नगर निगम ने पैसा दे दिया और वो गुजरात की कंपनी पैसा लेके भाग गई और वो खंडर पड़ा हुआ है बकायदा। वीरेंद्र जी लंबे समय से नोट डाउन कर रहे थे सब कुछ, मुझे लगता है। वीरेंद्र जी, मैं देख रहा था जिस तरीके से आप एक एक पॉइंट नोट कर रहे थे, मुझे लगता है कि जवाब आपने पूरा तैयार किया हुआ है। देखिए, जवाब तो ऐसे तैयार है कि जो ये सवाल उछाल रहे हैं उन सब का जवाब जनता के मन में है, और जनता EVM पर कमल का निशान, कमल का बटन दबाकर वो जवाब देने जा रही है, दे रही है। इस समय प्रक्रिया बहुत तेज गति से चल रही है। जो इन्होंने प्रश्न उठाए मेरे मित्रों ने, मुझे अवसर दीजिएगा, मैं उनका उत्तर देना चाहता हूं। दरअसल मैंने पहले जैसे कहा कि कुछ समस्याएं गांव में भी हो सकती हैं, कुछ समस्याएं शहरों में भी हो सकती हैं, और समस्याएं स्थायी रूप से रहती हैं, समाधान निरंतर उनके चलते रहते हैं। लेकिन जमीनी स्थिति ये है, इनकी तमाम रुदाली, इनके तमाम आरोपबाजी, बयानबाजी, झूठे सच्चे जुमलों के बावजूद वास्तविकता हरियाणा की राजनीति की ये है कि कांग्रेस जो है उसमें हरियाणा की जनता को, शहरी मतदाताओं को समाधान दिखाई नहीं देता, और जनता को ही नहीं, कांग्रेस के अपने नेताओं को कांग्रेस के पास हरियाणा के लोगों की या उनकी खुद की समस्याओं का समाधान नहीं दिखता। इसलिए कांग्रेस में समाधान ढूंढने के बजाय वे भारतीय जनता पार्टी के आंगन में धड़ाधड़ आ रहे हैं, इन चुनावों में आए हैं। जनता का विश्वास भारतीय जनता के पार्टी के प्रति ही है, उम्मीद भी हमसे ही है, संयोग से, सुखद संयोग से। और वो संयोग यूं ही नहीं बना, वो संयोग हमने अपने कार्यों से, अपनी नीतियों से, अपने नेतृत्व के विश्वास के दम पर बनाया है कि आज इन स्थानीय निकाय के चुनावों में आप अगर पूरे हरियाणा पर एक विहंगम दृष्टि डालेंगे तो आपको नजर में आएगा कि विपक्ष केवल सिंबॉलिक प्रेजेंस दिखा पा रहा है, सांकेतिक उपस्थिति से ज्यादा प्रतिपक्ष नहीं है। हमारे अधिकांश प्रतिपक्षी, जिनमें कांग्रेस सबसे बड़ा राजनीतिक दल है, वो भी खुद कहते हैं टेलीविजन चैनल पर, आप ही के चैनल पर इनके प्रवक्ता ने कहा कि हम सिंबॉलिक चुनाव लड़ रहे हैं। अधिकांश जगह पर ये तस्वीर में नहीं है। मैं इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता ने जो यहां पर जुमले उछाले, उनका उत्तर देना चाहता हूं। ये कहते हैं किसान के नाम पर हमारे मुंह में दही जम जाती है। अरे भले आदमी, हमारे मुंह में दही नहीं जमती,
हम तो किसान के लिए हरियाणा में हमने जो काम किए हैं वो लगातार गिनवाते हैं। मैं उस पार्टी का प्रवक्ता आपसे संवाद कर रहा हूं, आपके माध्यम से हरियाणा के लोगों से संवाद कर रहा हूं, जिसने MS स्वामीनाथन आयोग यानी किसान आयोग की सिफारिशों को लागू किया। अधिकांश सिफारिशों को लागू करके किसान को उसकी फसलों, रुको बीच में मत बोलो, ओंकार सिंह आराम से ठीक है ठीक है ओंकार जी मैं आऊंगा। ओंकार जी ठीक है। कितना झूठ बोल रहे हो वीरेंद्र जी नहीं, मैं बोला था क्या? वीरेंद्र जी आक्रोशित ना होइए, इतने उत्तेजित ना होइए, ठीक है। चर्चा में चलता है, कोई बीच में टोक देता है, कोई बात नहीं, मैं शांत करा रहा हूँ, ठीक है। ओंकार जी ओंकार जी मैं रुक करूंगा आपका। ओंकार जी आप अपने पॉइंट्स नोट कर लें तब तक। ओंकार जी एक मिनट, ओंकार जी, वीरेंद्र जी एक मिनट, वीरेंद्र जी एक मिनट प्लीज, आप भी चुप रहिए। वीरेंद्र जी एक सेकंड, वीरेंद्र जी एक सेकंड, आप भी प्लीज शांत रहिए। ओंकार जी आप अपने पॉइंट्स नोट कर लीजिए, ठीक है। ओंकार जी अपने पॉइंट्स नोट कर लीजिए, मैं लौटूंगा आपके पास भी। जवाब जाहिर तौर पर ओंकार जी जवाब आप लोगों को ही देना है, विपक्ष में है आप लोग, ठीक है। आप लोग ही आईना दिखाएंगे सरकार को, जाहिर तौर पर विपक्ष की भूमिका आप लोग निभाएंगे। वीरेंद्र जी प्लीज अपनी बात कंप्लीट करिए जल्दी से। जुबान बंद रखो, अपनी बारी में बोल लेना। वीरेंद्र जी ने कहा मैंने सारा सुना चुपचाप। वीरेंद्र जी मर्यादित भाषा का इस्तेमाल आप भी करिए। मुझे कह रहे हैं मर्यादित भाषा का इस्तेमाल करने के लिए, आप रोक पा रहे हैं उसको? बिल्कुल ओंकार जी ठीक है। स्टॉप दिस मैन। मैं ये कह रहा हूं, मैं उस भाषा का प्रयोग ओंकार करो। सिंह नहीं ओंकार जी अपनी बारी पर प्लीज अपनी बात कंप्लीट करिएगा। मैंने कहा ना कि जवाब आप लोगों को ही देना है। इस चर्चा का मतलब क्या, जवाब ही तो आप लोगों को देना है, सरकार को आईना ही दिखाना है, ठीक है। अपनी बारी का इंतजार करिए, ठीक है। वीरेंद्र जी बदतमीजों की पार्टी से आते हो, अपने माता पिता को बोलो, सिखाओ। बदतमीज हो तुम यार ओंकार सिंह, बहुत बड़े बदतमीज हो, संस्कार दिए हमारे को, बहुत बड़े बदतमीज हो। नरेश जी हम इस व्यक्ति को यार, दिस इज नॉट द वे। ऐसे करते हैं। मेरी बात पूरी करने का मुझे हक है कि नहीं? ठीक है। ओंकार जी ठीक हो गया। वीरेंद्र जी एक मिनट, एक मिनट कोई ठीक है, एक मिनट कोई नहीं बोलेगा, ठीक है। वीरेंद्र जी आप भी प्लीज चुप रहिए कुछ देर के लिए। ओंकार जी एक मिनट आप भी प्लीज शांत रहिए प्लीज। देखिए इस तरीके से हम चर्चा से भटक रहे हैं, जो दर्शक हमें देख रहे हैं वो क्या कह रहे होंगे, क्या वो राय रखेंगे फिर बीजेपी के लिए, इनेलो के लिए, चाहे कांग्रेस हो चाहे आम आदमी पार्टी हो। जनता तक तो हमें बात पहुंचानी है ना, जवाब देने हैं, ठीक है। वीरेंद्र जी प्लीज एक मिनट, मैंने रिक्वेस्ट की आप भी प्लीज चुप रहिए कुछ देर के लिए, ठीक है। इस चर्चा को हम सुचारू रूप से आगे बढ़ा पाए, यही इसका मकसद है। जो बातें हैं, जो वादे हैं, जो दावे हैं, वो जनता तक पहुंचा पाए, यही इस चर्चा का मुख्य उद्देश्य है। और हम उद्देश्य से ही भटक रहे हैं। मुझे उद्देश्य तो ये है ओंकार जी प्लीज, वीरेंद्र जी प्लीज, ठीक है। मैं आप सभी लोगों का रुख करूंगा, मैं आप सभी को रोकना चाहूंगा। इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। बड़ी और अहम जानकारी सामने आ रही है और मेरी सहयोगी शगुन जो है वो ब्रेकिंग सेंटर से जानकारी पहुंचाएंगे हम तक। शगुन क्या अपडेट इस बीच? ये बड़ी खबर इस बीच आप तक पहुंचा दें। 90 साल के बुजुर्ग ने मतदान किया है। मतदान केंद्र पर सुरक्षा व्यवस्था इस वक्त कड़ी नजर आ रही है। लगातार मतदाता जो है अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं और 90 साल के बुजुर्ग ने भी मतदान किया है। देख सकते हैं साफ तौर पर किस तरीके से मतदाताओं में उत्साह जो है नजर आ रहा है। जाखल से खबर है ये, मतदाताओं में खासा उत्साह जो है वो नजर आ रहा है। 90 साल के बुजुर्ग ने जो है मतदान किया है, अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। मतदान केंद्र पर सुरक्षा व्यवस्था इस वक्त कड़ी है। ये बड़ी खबर, 90 साल के बुजुर्ग ने मतदान किया है, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। सुरक्षा व्यवस्था इस वक्त कड़ी है। बड़ी खबर जाखल से, जहां मतदाताओं में उत्साह देखने को मिल रहा है और इस बीच 90 साल की एक बुजुर्ग महिला ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। मतदान केंद्र पर सुरक्षा व्यवस्था इस वक्त कड़ी है और पुलिस का पहरा जो है वो देखने को मिल रहा है। सुरक्षा व्यवस्था जो है चाक चौबंद की गई है। 90 साल के बुजुर्ग जो है उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। जाखल से खबर निकलकर सामने आई है, जहां युवा बुजुर्ग जो हैं हर किसी में इस वक्त मतदान को लेकर उत्साह देखने को मिल रहा है। महिलाओं को लेकर बात करें तो महिलाओं में भी इस वक्त खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। महिलाएं भी जो हैं वो मतदान करने को लेकर उत्साहित नजर आ रही हैं और लगातार महिलाएं जो हैं मतदान करने के लिए अपने घरों से बाहर आ रही हैं। बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। निकाय चुनाव के लिए मतदान लगातार जारी है और 4 घंटे से ज़्यादा का समय, करीब 4.5 घंटे का समय हो चुका है। तेजी से वोट परसेंटेज अब बढ़ता नजर आ रहा है।
अब तक 17.8% मतदान हुआ है। ताजा आंकड़े सामने आए हैं, क्लोज टू 18 यानी कि 18% के करीब करीब ये आंकड़े हैं। तेजी से वोट परसेंटेज इस वक्त बढ़ता नजर आ रहा है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। तेजी से वोट परसेंटेज इस वक्त बढ़ रहा है। निकाय चुनाव के लिए मतदान लगातार जारी है। तेजी से जो है वोट परसेंटेज बढ़ते नजर आ रहे हैं। ये बड़ी खबर है और रुक करते हैं अपनी चर्चा का। जिस तरीके से लगातार हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनका रुख करेंगे। चलिए ठीक है, लगातार जिस तरीके से पक्ष विपक्ष आमने सामने नजर आ रहे हैं और जहां तमाम दावे किए जा रहे हैं, इन दावों को किस तरीके से देखते हैं। ललित जी, मैं आपका रुख करूंगा इस बीच। किस तरीके से वीरेंद्र जी मैं आऊंगा, ठीक है, थोड़ा समय दीजिए, मैं आऊंगा आपके पास। ललित जी, मैं आपका रुख करूंगा इस बीच। अगर बात कांग्रेस को लेकर की जाए, जिस तरीके से दावे कांग्रेस के द्वारा भी तमाम किए जा रहे थे और कांग्रेस ने जिस तरीके से सिंबल पर चुनाव न लड़ने का जिक्र किया, क्या आपको लगता है कि इसका फायदा बीजेपी को होगा? बीजेपी जहां सिंबल पर चुनाव लड़ रही है, जो मतदाता उन्हें पहचानने में अपने पार्टी को या अपने प्रत्याशी को सरलता होगी? क्या तरीका हुआ? मेरी बात पूरी हो गई थी क्या जो आप ललित जी के पास चले गए? वीरेंद्र जी देखिए, मैं आपसे पूछ के चर्चा मेरा समय दे दिया देखिए, था। आपसे पूछ के चर्चा नहीं चलाऊंगा मैं कि मुझे किससे सवाल करना है, मुझे किससे बुलाया नहीं क्यों करना। फिर? नहीं वीरेंद्र जी, ये गलत बात है। पहले भी आपको पूरा समय दिया मैंने करीब करीब 3.5 मिनट आपको दिए। इतना समय किसी भी पैनलिस्ट को नहीं दिया मैंने। आपने 3.5 मिनट किससे कैसे दे दिया ओंकार सिंह को? क्या मेरा समय मुझे नहीं मिलेगा? मैंने उन्हें इनवाइट नहीं किया था वीरेंद्र जी। ये गलत नहीं, ये गलत बातें मत करिए आप। चर्चा में नहीं वीरेंद्र जी, चर्चा में शामिल होने के लिए आए हैं। शालीनता से अपनी बातें रखिए, मौका मिलेगा तो कहिए। ये गलत बातें नहीं। आपने जिस तरीके से ओंकार जी को कहा, वही काम आप भी कर रहे हैं, तो आप फिर कैसे सही हुए? मेरे हिस्से नहीं वीरेंद्र जी, ओंकार सिंह बोलेंगे और फिर आप देखिए मैं आपसे पूछ के किसी को नहीं कहूंगा ना, मैं आपसे पूछ के किसी के पास नहीं जाऊंगा। क्या मुझे आपसे परमिशन लेने की जरूरत है? सोचेंगे मेरे हिस्से का समय मुझे दे दीजिए ललित जी, उसके बाद कोई लिखित समय नहीं है ना वीरेंद्र जी, कोई लिखित समय नहीं है कि 12 मिनट आपके, 13 मिनट किसी और के, 14 मिनट किसी और के। आपने मेरे हिस्से का समय कांग्रेस के प्रवक्ता को देने का कैसे मन बना लिया? मैं ये पूछ रहा हूँ, मुझसे सवाल पूछेगा, जवाब कौन देगा? यहाँ पे कोई लिखित निर्धारित समय नहीं है। भाई आप ये बताओ, आप मुझसे सवाल पूछे गए, मुझ पे आरोप लगाए गए, तो जवाब कांग्रेस देगी क्या? मुझे उत्तर देने दीजिए, फिर पूछ लेना कांग्रेस से। डिसाइड करेगा, तुम डिसाइड नहीं करोगे। आप एंकर नहीं हो ओंकार सिंह, गुंडागर्दी करते हो डिबेट में। ठीक है बस लेट मी रिस्पॉन्ड। मुझसे जो सवाल पूछे गए, मेरे सवालों का जवाब समय दिया मैंने। 1 मिनट ठीक है, मेरा समय मुझे दे दीजिए। 1 मिनट का समय ठीक है वीरेंद्र जी, मैं आपको और देता हूं, ठीक है? प्लीज अपनी बात जल्दी कंप्लीट करिए। मैं ये कह रहा हूं, मैं उस पार्टी के प्रवक्ता के नाते आपके बीच में बैठा हूं जिसने MS स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू किया, लागत से 1.5 गुना समर्थन मूल्य देना शुरू किया। मैं उस पार्टी के प्रवक्ता के नाते हूं, यहां ओंकार सिंह को भी बताना चाहता हूं, जिसने हरियाणा में 24 फसलें MSP पर खरीदना शुरू की, जिसने किसानों को उसकी फसल के दाम उनके खाते में देना शुरू किए, जिसने मुआवजे में सारे रिकॉर्ड तोड़े, राहत देने में सारे रिकॉर्ड तोड़े। और ओंकार सिंह कहते हैं हमारे मुंह में दही जम जाते, शर्म नहीं आती इनको। और ये कहते हैं कि नौकरियां पारदर्शिता से नहीं मिली। कौन ओंकार सिंह? ओंकार सिंह उस पार्टी के प्रवक्ता है मित्रवर, जिसके नेता नौकरियों में धांधली के कारण सजा पाकर सुप्रीम कोर्ट से सारी उम्र जेल में काट करके उनका स्वर्गवास हुआ है। इनको शर्म नहीं आती? जिस सरकार ने 2.25 लाख नौकरियां दे दी, उनके बारे में कहते हैं कौन सी नौकरियां दे दी? 2.25 लाख पक्की नौकरियां दी ओंकार सिंह। हरियाणा में रहते हो क्या? और ओंकार सिंह चुनाव लड़ा था अंबाला में, कितने प्रतिशत वोट मिले थे याद है ओंकार सिंह को? अरे चुनाव वाला ओंकार सिंह हमको उपदेश दे रहे, अपने गिरेबान में झांको, अपनी मानसिक बीमारी का इलाज करवाओ, फिर दूसरों को बीमार कहो। इलाज की किसको जरूरत है? अपनी मानसिक बीमारी का इलाज करवाओ, फिर दूसरों पर सवाल उठाओ। ओंकार सिंह ये कौशल की नौकरियां, कच्ची नौकरी नहीं होती है। हरियाणा में रहते हो तो पढ़ा लिखा करो। ठीक है, हमने कौशल के कर्मचारियों की नौकरियां पक्की करने का कानून बनाया है। ओंकार सिंह को बीमार बता रहे हैं, दिमाग का ऊपरला माला खाली है, कुछ भी बोलेंगे। ठीक है वीरेंद्र जी, मैंने आपसे पहले भी रिक्वेस्ट की कि प्लीज मर्यादित शब्दों का इस्तेमाल करिए। अच्छा, ये मर्यादा का उपदेश आप मुझे ही दे रहे हैं क्या? देखिए वीरेंद्र जी, देखिए आपसी लड़ाई नहीं है कोई। वीरेंद्र जी देखिए, विचारों की लड़ाई है, विचारों से अगर लड़ी जाए ज्यादा बेहतर होगा। नहीं किया था मैंने किसी पर। अच्छा ठीक है, चलिए वीरेंद्र जी, बात आपकी आ गई, किसी को बीमार नहीं बताया था, इन बीमार लोगों को। ठीक है वीरेंद्र जी, देखिए आपकी बात आ गई। मैं एक बार ललित जी का भी रुख कर लेता हूं, मैं कांग्रेस क्या कहती है, ठीक है, उसका भी रुख करता हूं। ललित जी, मैं आपका रुख कर रहा हूं। मैं जिस तरीके से सवाल मेरा पहले था कि कांग्रेस सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ रही, क्या आपको लगता है कि उसका बेनिफिट बीजेपी को मिलता नजर आएगा क्योंकि बीजेपी सिंबल पर चुनाव लड़ रही है?
देखिए, ये हर एक पार्टी की स्ट्रेटजी होती है। पिछली बार हम सिंबल पे नहीं लड़े थे, अब की बार निगमों में और कुछ जगह हम लड़ रहे जी हैं, ऐसा नहीं है। जी सवाल इस बात का है कि हम सिंबल पे लड़े, जी किस जगह लड़े, कैसे लड़े, ये हमारी स्ट्रेटजी का पार्ट होता है। कुछ जगह ऐसा होता है जी कि एक निर्दलीय जो हमारे को छोड़ गए या दूसरी पार्टियों के, वो हमें अप्रोच करते हैं इलेक्शन से एन पहले के भी हमें समर्थन दे दो। जी हमें ये देखना है कि हमारा झगड़ा भाजपा से है, हमारी वैचारिक लड़ाई भाजपा से है। हमने भाजपा को हराने के लिए जहां जहां संभव होगा या हुआ है, हमने वहां उन लोगों को समर्थन भी दिया है जो जी जीत सकते हैं। जी लेकिन हमारे अपने मेयर के कैंडिडेट तो हर जगह खड़े हैं, तो ऐसा नहीं है सिंबल पे भी लड़ रहे हैं। सवाल ये है कि आज लड़ाई जो है सिंबल और नॉन सिंबल, लड़ाई इस बात की है कि जो छोटी सरकार के जो जो लोग उसके अंदर में मतदाता है, जो शहरी हैं, जी उन शहरियों को कहां कहां जो है क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं। ये क्या करते हैं, जी पहले तो कॉलोनियां काट देते हैं, फिर जी उसके बाद रेगुलर कर देते हैं जी उनको। तो घाटा किसको होता है? वही 10,000 रुपए 5,000 रुपए गज वाले को 50,000 गज में बेचते हैं, फिर इनके बिल्डर लॉबी जो है, माफिया लॉबी जो इनके है। जी मेरा तो ये कहना है कि सिविक सुविधाएं अगर जनता को सही मिले, दूसरी चीज हमारे शहर या गांव सुरक्षित जी। हों। अभी कल भी ही एक सूटकेस में लाश मिली है, जी। दिल्ली पुलिस स्टेशन के पास फायरिंग हो रही है। तो हमारा तो सरकार से ये कहना है या आम पब्लिक से कि ये वोट देते हुए इस बात का ख्याल रखें कि जी, आप लोग ये वोट देते ध्यान रखें कि आप कितने सुरक्षित हैं, जी। कितनी सफाई व्यवस्था है, जी। कितनी शांति है, जी। ई लाइब्रेरी का क्या हुआ, ई दिशा केंद्र का क्या हुआ, बिल्कुल, मतलब दिव्यांगों ललित जी, के कुल मिलाकर जो वादे हैं उन वादों को याद करते हुए, जो दावे हैं उनको याद करते हुए मतदाता अपना वोट कास्ट करे। ठीक है, मैं अन्य मेहमानों का भी रुख करूंगा और आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बने रहें हमारे साथ। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं, जानकारी अपने दर्शकों तक हम पहुंचा देते हैं। ब्रेकिंग सेंटर से हमारी सहयोगी शगुन ये जानकारी पहुंचा रहे हैं। शगुन, क्या अपडेट? जी बिल्कुल अभिषेक, देखिए निकाय चुनाव को लेकर एक तरफ वोटिंग जारी है और इसी बीच में एक बड़ी खबर सामने आ रही है। यमुनानगर से ये बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है। आपको बता दें, मतदान को लेकर लोगों में भारी उत्साह बना हुआ है। यमुनानगर से बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं। बीजेपी नेताओं ने लोगों से अपील की है, अपने घरों से बाहर निकलकर ज्यादा से ज्यादा वोट डालने की उनके द्वारा ये अपील की गई है। यमुनानगर से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। बीजेपी की जीत का बीजेपी नेताओं ने यहाँ पर बड़ा दावा किया है और साथ ही लोगों से वो बार बार अपील कर रहे हैं कि आप अपने घरों से बाहर निकलिए, वोट डालिए और लगातार ये अपील उनके द्वारा की जा रही है। बीजेपी नेताओं ने लोगों से अपील की है। यमुनानगर से बड़ी खबर, ज्यादा से ज्यादा वोट डालने की अपील की जा रही है और उनके द्वारा बीजेपी की जीत का दावा भी किया जा रहा है और इसका असर भी देखने को मिल रहा है। जैसे जैसे दिन चढ़ता हुआ नजर आ रहा है, वैसे वैसे लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं और मतदान करते हुए नजर आ रहे हैं। वोटिंग प्रतिशत लगातार बढ़ रहा है। हमने आपको दोपहर 12 बजे के भी वो आंकड़े बताए थे। लगभग यहाँ पर 4.5 घंटे से ऊपर का वक्त हो चुका है और लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, मतदान कर रहे हैं, मताधिकार का प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं और तमाम जगहों पर भी वोटिंग प्रतिशत बढ़ रहा है। मुझे चुने और मुझ पर विश्वास दिखाए, मैं उनकी सब समस्याओं का समाधान करूंगी। जो भी धांधली हुई है, भ्रष्टाचार की समस्या है, भ्रष्टाचार फैला हुआ है, उसे खत्म करने का प्रयास करेंगे। जैसे आप वार्डों में जाते लोग की अपील भी करते थे, किस तरह की लोग समस्याएं रखते थे? सबसे पहले प्रॉपर्टी आईडीज को लेकर और ये सीवरेज की समस्या और गलियों में कूड़े कचरे के ढेर लगे रहते थे और जरा सी बरसात होने पे शहरों में गांव की गलियों में, शहरों की सभी में पानी जल भराव मगन हो जाता था। आपने वोट किया? हाँ जी। तो क्या महसूस किया जब बटन दबाया था? हम जीतेंगे, मुझे इतना विश्वास है, पक्का इरादा है कि जनता हमें चुनेगी। और जो वार्ड के जो पार्षद हैं उनका चुनाव है, क्या करना चाहते? मैं जनता से अपील करना चाहता हूं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें और मतदान में अपने विवेक से विवेक का इस्तेमाल करें और जो पिछले 5 साल में नगर निगम में जो भ्रष्टाचार हुआ है, जो धांधलियाँ हुई हैं, जो लोगों को दर दर की ठोकरें खानी पड़ी हैं ऑफिस।
देखिए इस वक्त की एक और बड़ी खबर सामने आ रही है झज्जर से। आपको ये बड़ी खबर हम बता दें, निकाय चुनाव को लेकर मतदान जारी है और इसी बीच झज्जर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। मतदान केंद्र का निरीक्षण यहां पर किया गया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। डीसी प्रदीप दहिया और डीसीपी ने यहां पर उसका निरीक्षण किया है। मतदान केंद्र का अधिकारियों ने व्यवस्थाओं का यहां पर जायजा लिया है। चूंकि कई मतदान केंद्रों पर अव्यवस्था की जो खबरें सामने आ रही थी, उसके बाद लगातार मतदान केंद्रों पर व्यवस्थाओं का यहां पर निरीक्षण किया जा रहा है, जायजा यहां पर उनके द्वारा लिया जा रहा है। और इसी कड़ी में झज्जर से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां मतदान केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था के जो इंतजाम है उसको देखा जा रहा है। तस्वीरें भी हम आपके साथ लगातार साझा कर रहे हैं। बेरी मतदान केंद्र का निरीक्षण यहां पर किया जा रहा है, व्यवस्थाओं का जायजा लिया जा रहा है। और इसी के साथ डीसी प्रदीप दहिया और डीसीपी लोकेश ने बेरी मतदान केंद्र का यहां पर निरीक्षण किया है। तस्वीरें भी हम आपके साथ लगातार साझा कर रहे हैं। बेरी एमसी इलेक्शन के माध्यम से वी हैव 3 एसीपीस की ड्यूटी लगा रखी है, अलॉन्ग विद टोटल 350 पुलिस पर्सनल की ड्यूटी है। वी हैव 14 बूथ्स है एंड 6 लोकेशंस में है, और इन सेंसिटिव हाइपर सेंसिटिव बूथ्स में हमने इन एडिशन फोर्स भी लगा रखी है। इसके अलावा टोटल 12 नाका सराउंडिंग बेरी इंटर स्टेट एंड इंटर डिस्ट्रिक्ट्स के लिए भी लगा रखी है। सर बेरी के लोगों के लिए क्या नहीं, अभी तक तो बढ़िया शांतिपूर्व इलेक्शन चल रही है और सेम टाइप शाम तक चलेंगे। फिर पुलिस विभाग और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन भी बहुत सपोर्ट करेंगे, सपोर्ट करेंगे। थैंक यू। देखिए लगातार निकाय चुनाव को लेकर मतदान जारी है, व्यवस्थाओं का जायजा लिया जा रहा है। और इसी बीच एक बड़ी खबर तावड़ू से सामने आ रही है, जहां महिला मतदाताओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। महिलाओं की लंबी लंबी लाइनें यहां पर लगी है, कतारों में वो खड़ी हैं, अपने बारी का इंतजार करते हुए नजर आ रही हैं। और इस वक्त की एक बड़ी खबर तावड़ू से सामने आ रही है, जहां महिला मतदाताओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। दिव्यांगों के लिए व्हील चेयर की यहाँ पर व्यवस्था की गई है। महिलाओं की लंबी कतारें यहाँ पर लगी है। मतदान केंद्र पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी है और इसी बीच महिला भारी संख्या में अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए मतदान केंद्र पहुंच रही हैं। दिव्यांगों के लिए व्हील चेयर की व्यवस्था की गई है, ताकि हर वर्ग के जो यहाँ पर लोग आ रहे हैं अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए, वो अपने मताधिकार का प्रयोग व्यवस्थित रूप से कर सके, उनको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। लगातार निकाय चुनाव के लिए मतदान जारी है और इसी बीच तावड़ू से बड़ी खबर जो सामने आ रही है वो हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। महिलाओं के बीच में खासा उत्साह बना हुआ है, अपने यहाँ पर चुनाव करने के लिए मतदान केंद्रों पर भारी संख्या में वो पहुंच रही हैं। दिव्यांगों के लिए खास तौर पर व्हील चेयर की यहाँ पर व्यवस्था की गई है, ताकि किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। ये तस्वीरें भी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं कि किस तरह से मतदाताओं के बीच में उत्साह देखने को मिल रहा है। बड़ी संख्या में यहाँ पर महिला मतदाता जुटी हुई हैं, लाइनों में लगी हुई हैं, लंबी लंबी कतारें उनकी लगी हुई हैं। बस अपनी बारी का वो इंतजार कर रही हैं कि कब उनकी बारी आएगी और वो अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगी। हम लगातार आपको इंडिया न्यूज हरियाणा पर तमाम तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से निकाय चुनाव को लेकर व्यवस्था की गई है। जो मतदाता है वो बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। जैसे जैसे दिन ढलता हुआ नजर आ रहा है, मतदाता अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। ऐसे में तावड़ू से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से महिला मतदाता भारी संख्या में वहां पर पहुंची हुई हैं, लाइनों में लगी हुई हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रही हैं। ओवर टू यू अभिषेक। शगुन, जिस तरीके से लगातार जानकारियां शगुन हम तक पहुंचा रही हैं और लगातार मतदान जारी है, मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं और खबरें लगातार जिस तरीके से निकलकर सामने आ रही हैं। चलिए अपने मेहमानों का रुख करते हैं वापस से और रुख करते हैं ओंकार जी का। इनेलो प्रवक्ता हैं ओंकार जी, मैं आपका रुख करूंगा। जिस तरीके से लगातार लंबे समय से अपनी बात को कहने का प्रयास भी कर रहे थे। जी देखिए, आज जनता परेशान है जी, और जनता इस चुनाव में अपने मत का प्रयोग कर रही है जी। एक अच्छी पहल है जी। कई स्थानीय निकाय विभाग में 2 साल 3 साल के बाद चुनाव हो रहे हैं। मैं अम्बाला छावनी का निवासी हूँ, यहाँ तो 7 साल के बाद चुनाव हो रहे हैं। 2013 में चुनाव हुए थे, 2025 आ गया, बीच में एक टर्म पूरी की पूरी ये बीजेपी सरकार खा गई। पिछले 10 साल से इनकी ट्रिपल इंजन की सरकार है और जितनी समस्याएं नगर निकाय विभाग की हैं उतनी समस्याएं किसी और विभाग में नहीं है। जितना भ्रष्टाचार आज नगर निकाय विभाग में है, भ्रष्टाचार निचले लेवल पे तो है, ऊपरले लेवल पर भी है। 160 करोड़ की याशी कंसल्टेंसी को प्रॉपर्टी आईडी का ठेका दिया गया था।
उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, जबकि उसकी सारी की सारी प्रॉपर्टी आईडी गलत है। परिवार पहचान पत्र जितने बनाए गए, मनोहर लाल खट्टर जी ने स्वयं को बोला था कि 80 लाख परिवार पहचान पत्र बनाए गए और 82.5 लाख उनमें से खराब है। ये देखिए कैसी ये व्यवस्था है। आंकड़े कहां से लेकर आते हैं? फेक, फर्जी, कुछ भी बोल के चले जाते हैं टेलीविजन अपने पे। मनोहर लाल खट्टर जी से पूछ कुछ लीजिए, भी कह दोगे अपने और मनोहर चल लाल जाएगा। खट्टर जी से पूछ लीजिए, मतलब कुछ भी कह दोगे क्या? चलिए कुछ आप भी बोले कह ना। दोगे। वीरेंद्र जी, सारी प्रॉपर्टी आईडी गलत है। क्या इस तरह की बात है कि इनको आप चुपचाप जाने देंगे क्या? नगर निकाय विभाग मैं कह रहा हूं आपने गलत मान लिया, मैंने आपकी बात गलत हो सकती है क्या? आपसे लूंगा ना इस पर। वीरेंद्र जी ठीक है, प्लीज अपनी बारी आने का इंतजार करिए, कह लेने दीजिए उन्हें। नहीं, कुछ तो कहें, कुछ तो नहीं मैं लॉजिक कह रहा हूं कि होना। अगर गलत आंकड़े भी कह रहे हैं वो, तो इसकी काट तो मैं आपसे ही पूछूंगा, तो वापस आपको तो लौट भी के मैं आपके रोकना पास ही आऊंगा ना। सत्ता पक्ष में आप है तो जाहिर तौर पर जवाबदेही भी आपकी बनेगी और मैं पूछूंगा भी आपसे। ठीक है, एमएसपी हम दे चुके हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। वीरेंद्र जी प्लीज स्वामीनाथन लागू वीरेंद्र जी प्लीज एक बार सुन लेने दीजिए। मंत्री की स्टेटमेंट है, पढ़ लेना उसकी स्टेटमेंट। अरे पढ़ा तो खुद करो और ये भी पढ़ा करो कि भ्रष्टाचार के आरोप में सजा काटी हुई, सजा जिनके नेताओं को हुई, जेल काट के उस पार्टी के प्रवक्ता। वीरेंद्र जी, जनता अपना मत का प्रयोग कर रही है, आप चिंता ना कीजिए, रिजल्ट आपके सामने आएगा, क्यों टेंशन ले रहे हो आप? ठीक है, आज अगर नगर निकाय विभाग में कमी है तो कमियां तो हम उठाएंगे। जनता ने लगातार ठीक है ओंकार जी, मतलब कमियों को आधार बनाकर जनता जो है अपने मताधिकार का प्रयोग कर रही है। ठीक है, ठीक है, कहीं नहीं हो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है वीरेंद्र जी, ओंकार जी ठीक है। एक बार नरेश जी का रुख करते हैं। नरेश जी का, नरेश जी मैं आपका रुख करूंगा। जिस तरीके से पहले भी आप जिक्र कर रहे थे कि आम आदमी पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ रही है, और आपने इस बात का भी जिक्र किया था कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अगर साथ होती तो शायद तस्वीरें कुछ और होती, लेकिन जहां आपने कहा था कि मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं, अगर विधानसभा चुनाव को लेकर मैं उसका एग्जाम्पल दूं तो कई सीटें ऐसी थी जहां पर 1000 वोट भी आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी को नहीं मिले थे। 89 सीटों पर आप लोग चुनाव लड़ रहे थे 90 में से, और 89 की 89 आप हार गए थे। जमानत जब्त हुई थी सारी सीटों पर। जी, यही तो देखिए ना कि अगर हम लोग इस राजनीति के अंदर एक छोटी सी पार्टी 10 साल के अंदर राष्ट्रीय पार्टी बनने का दर्जा ऐसे ही तो नहीं हासिल किया। कहीं ना कहीं हरियाणा के अंदर जो हमारा गठबंधन रहा उसकी वजह से डेंट पड़ा कि लोगों की एक मेंटलिटी आ गई कि हाँ, कांग्रेस भाजपा को हटाने जा रही है। और मैंने भी ये कहा कि हम जब अगर चुनाव साथ लड़ते तो शायद रिजल्ट कुछ होते, भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं बना रही होती। बहुत से रिजल्ट आप देखेंगे कि दोनों के लिए क्लियर है, मैं स्पष्ट बातें करता हूँ। और एक बात जो होती है, नगर निगम चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी 11 साल से यही बैठे हैं, सारी नगर निगम के अंदर इन्हीं के लोग बैठे हुए हैं। और इनके गेम देखिए आप कैसे खेलते हैं ये लोग। खुद के पार्षद है, वहां से उसको टिकट नहीं देते हैं, उसको बैठा देते हैं, या क्या करते हैं कि उसका सीट बदल दिया। और वार्डबंदी इस तरह से की जाती है कि उस वार्ड के अंदर, उस एरिया के अंदर वो लोग आ ही ना पाए। जब हम जनता के बीच जा रहे तो वो बोलते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी पहले भी, केंद्र के अंदर भी इनकी है, राज्य के अंदर भी इनकी है, तो अब ये किस मुंह से वोट मांगने आए पहले बताइए। उसी गली के अंदर जाओ, रोड की समस्या के लिए जाओ, नाली के अंदर जाओ, तो वो समस्या, अभी मैंने 3-4 दिन पहले ना एक लोकल पत्रकार के साथ गया, इनकी एक प्रदेश की बहुत बड़ी नेता रही है, एक एग्जांपल देता हूँ, उनके मेयर के लिए रेस में भी थी। उनकी गली के लिए केंद्र मंत्री जो है उस रोड को, गली को सही करने के लिए, उद्घाटन करने के लिए आए। बाकायदा इनके सारे नेता थे वहां, नारियल फोड़ के गए, लेकिन नारियल वो बंदर चुरा के ले गया और आज तक उस रोड का नहीं हुआ। मैंने ये कहा कि वो गली सिर्फ इन्हीं की, भारतीय जनता पार्टी की नेता के नाम पे मशहूर है, क्योंकि उनपे बता भी देता हूं मैं कि उनका नाम जो है उनके नाम पे ही चल रही है वो गली। तो मैंने ये पूछा केंद्रीय मंत्री से, क्योंकि केंद्रीय मंत्री के सामने साथ में वो चुनाव भी लड़ी थी, मैंने ये पूछा कि उस गली का नाम क्या केंद्रीय मंत्री के नाम पे रख दे तब बनेगी क्या? जनता परेशान, सबसे ज्यादा वोटर रहते हैं उस गली के अंदर, क्योंकि कनेक्टेड गलियां उसके अंदर इतनी है कि हजारों गलियां उसके साथ कनेक्टेड है और एक लंबी रोड जाती है। लेकिन दुर्भाग्य देख लीजिए, 7 साल से वो रोड बनी नहीं है। तो ये दुर्भाग्य ऐसा है भारतीय जनता पार्टी का कि बस प्यादे इधर से लेके उधर रख दिए, उधर से लेके इधर रख दिए, और जनता को भ्रमित करने का। लेकिन आप ये देखिए कि अगर उन्हीं के अंदर, आपके अंदर दावे थे तो उन्हीं लोगों को लेके आते और वार्डबंदी चेंज ना करते जब पता चलता आपको, क्योंकि आपको पता चल जाता कि पावर क्या है। जनता फिर आपको बताती, जनता गलियों के अंदर, फिर आप जो बोलते हैं कि हमने वार्डबंदी अलग अलग कर दी, तो जनता को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। और मुद्दे तो वही है जनता के बीच। और आम आदमी पार्टी तो मैं आपको बताऊं 1996 से पहले का, खुद अभी वीरेंद्र जी लड़ रहे हैं ओंकार जी से, कह रहे हैं कि उनकी पार्टी भ्रष्ट थी। भाई आपने जब इस हरियाणा के अंदर वजूद नहीं था, उनकी पार्टी के साथ संगठन करके आए थे आपको कोई पूछने वाला नहीं था। आपका चुज्जा ढूंढता रहता था कि कौन सी बकरी के साथ जाए, मुर्गी के साथ जाए। वो मुर्गी को ढूंढता रहता था या मुर्गे को ढूंढता रहता था, वो चुज्जा छोटा सा, जब आपका कोई वजूद नहीं था। समय बहुत परिवर्तनशील है, सत्ता आनी और जानी सब कुछ है। सत्ता का आप घमंड मत कीजिए वीरेंद्र जी, आप भी जिस हिसाब से ठीक है मर्यादित रहिए,
और सत्ता के लिए यही है। जैसे आपने मर्यादित होने का उपदेश देने से पहले अपने भीतर भी झांकना होगा आपको। जैसे बड़े आपको अपने भीतर भी झांकना पड़ेगा, दिल्ली भी जाना पड़ेगा, वहां किस किस की कॉन्स्टिट्यूएंसी बदल करके चुनाव लड़े फिर भी हारे, ये भी देखना पड़ेगा। और जिस कांग्रेस को भ्रष्टाचार की अम्मा कहते रहे, उसी की गाड़ी में सवारी की, ये भी देखना पड़ेगा। क्यों नरेश जी? जिस कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़के आए थे, उसी कांग्रेस के क्यों चिपट गए थे भाई? जिस कांग्रेस के विरुद्ध चुनाव लड़के आए थे, जिस के विरुद्ध चुनाव लड़के आए थे, उसी कांग्रेस के साथ रिश्तेदारी करने निकल गए थे। भूल गए मतलब चुपचाप अभी बेहाल हुए हो, निकल के बाहर आ गया। अभी बेहाल हो गए हुए हो। निपटाया है आपको, अंदर था भ्रष्टाचारी चेहरे को दिल्ली के लोगों ने अभी थपड़ाया है और भूल गए। उपदेश हमको दे रहे हो। मैं भी आपको आईना दिखाना गया तो बोलने लगा, क्योंकि समय बदलता है। क्या कहते हैं? समय बदलता है, हम कहते हैं इस जन्म में मोदी जी को हरा नहीं पाओगे। औकात दिखाई ना लोगों ने दिल्ली के, याद है ना? याद है ना? मर्यादा किसे कहते हैं बताऊं आपको? हाथ जोड़ के आते हैं, आपको याद है ना? एक छोटा सा नरेश भाई, आप तो उस पार्टी के हो जिस पार्टी के नेता ने कहा था कांग्रेस के साथ हाथ नहीं मिलाऊंगा, बच्चों की कसम, और चिपट गए थे उसके जाके। आपके भी मैंने पार्टी के हो ना, मर्यादा जानते हो। कभी बहस कर रहे थे, उसी पार्टी के साथ आप आए थे ना। क्या होता है मालूम है ना? संगठन है, आपके साथ गठबंधन है, इसके साथ गठबंधन नहीं है, आप बता दीजिए। नरेश भाई, दूसरों पर कीचड़ उछालने से पहले आपका भी है, किससे गठबंधन नहीं किया? झांकना अच्छा रहता है। आप जो बोलते थे कांग्रेस के नेता भ्रष्ट है, उन्हीं को आपने ले लिया। दूसरों पर नरेश भाई, क्या ये अच्छा नहीं है कि दूसरों पर कीचड़ उछालने से पहले आम आदमी पार्टी का गिरेबान देख लिया जाए? चलिए ठीक है, उसका चाल चरित्र देख लिया जाए। कॉलर भी देखिए, शर्ट भी देखिए, कुर्ता भी देखिए। वीरेंद्र जी, ललित जी, ओंकार जी, नरेश जी, आप चारों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चारों बने रहे हमारे साथ। इस बीच वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के उस पार भी चर्चा जारी रहेगी। निकाय चुनाव को लेकर अपडेट जो सामने आ रही है वो लगातार जारी रहेगी। सर, आप बहुत लकी हैं कि आपके बेटे ने हेल्थ इंश्योरेंस और बाकी सारी फॉर्मेलिटीज टाइम